नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। जब मैं वन नेशन वन इलेक्शन कहता हूं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है भारत के अंदर में जितने भी चुनाव होते हैं वो एक साथ हो, चाहे वो चुनाव हो लोकसभा का, चाहे वो चुनाव हो दोस्तों विधानसभा का, और चाहे वो चुनाव हो लोकल गवर्नमेंट जिसमें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत आती है। अब ये काम कितना आसान होगा, क्या ये हो सकता है, इसके लाभ क्या होने वाले हैं, इसके नुकसान क्या होंगे, इसमें क्या क्या लीगल हर्डल्स हमारे सामने आने वाले हैं, इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है ये नया मुद्दा है कि या पहले से ही भारत के अंदर में एग्जिस्ट करता है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। रिसेंटली इन चीजों पे बहुत डिबेट हो रहा है और ये डिबेट तब और बढ़ जाता है दोस्तों जब 1 सितंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वर्तमान में केंद्र में सरकार है, उनके द्वारा एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाता है। उसके बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा चर्चा में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस हाई लेवल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो दोस्तों अभी इसी हाई लेवल कमेटी को बीजेपी ने एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखो, पहले हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पे फोकस करते हैं। मतलब पहले चरण में हम लोकसभा और विधानसभा, पूरे देश की विधानसभाओं के और हमारे देश की लोकसभा का चुनाव जो है एक बार कराते हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद हमारी जो लोकल बॉडीज है उनके चुनाव को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। दोस्तों ये जो चुनाव का मुद्दा है कि देश में एक ही बार चुनाव होना चाहिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो मुद्दा है 2014 के बाद में बहुत गर्म हो गया है दोस्तों। ऐसा ही कुछ प्रपोजल नीति आयोग के द्वारा भी दिया गया था 2017 के अंदर में। नीति आयोग ने भी ऐसा कहा था। रामनाथ कोविंद जब प्रेसिडेंट थे भारत के 2018 में, तो उन्होंने भी अपने एक जॉइंट सेशन में साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैं साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलता हूं तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों देश के अंदर में लोकसभा तथा सारी विधानसभा के चुनाव एक बार होने की। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, लॉ कमीशन ने भी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। लॉ कमीशन ने देखा कि जब हम ये करेंगे तो क्या क्या लीगल चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, तो उन्होंने भी 2018 से इस एस्पेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आज सरकार में बात करूं या मैं आज बात करूं दोस्तों बीजेपी में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है। सबसे ज्यादा वही इस बात को प्रपोज कर रहे हैं कि देश में चुनाव एक बार में होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी पार्टी बनी है ना, ऑलमोस्ट तभी से उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है। तो ऐसी नहीं है कि बीजेपी ने ये कोई नई चीज पकड़ ली है और अभी ये कोई नया मुद्दा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये मुद्दा बहुत पुराना है दोस्तों। 1980s के आसपास से ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पार्टी के मैनिफेस्टो में ईवीएम, ठीक है, और आपका ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, ये उसी टाइम से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता रहा है दोस्तों। और 2014 के बाद में ये जो आग है ये बहुत तेजी से भड़कने लगी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अभी रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार जो लॉ कमीशन है वो भी कॉमन इलेक्टोरल के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है और उनका भी मानना है कि 2029 तक इस चीज को अचीव किया जा सकता है। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर एक कमेटी बनती है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। इस कमेटी का काम ही यही था कि देखा जाए कि क्या देश के अंदर साइमल्टेनियस की इलेक्शन हो सकते हैं। 1 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनी थी, इसमें 6 सदस्य हैं इस पैनल के अंदर जो इस बात को डिस्कस करेंगे कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव एक बार में हम कैसे कराएं। बट जानने वाली देखने वाली बात यह है कि मुद्दा सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली का नहीं है। यहां पर काम दिया गया कि लोकल बॉडीज जो हैं, यानी कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव भी एक साथ कराने हैं दोस्तों। इस पैनल का जो नाम है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, इसका काम है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या हमारे संविधान में हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे और कौन कौन से लीगल चैलेंजेस यानी कि कानूनी जो विवाद है वो हमारे सामने आने वाले हैं जब हम वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रोच करेंगे, जब हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या संशोधन होगा। ये सारा काम दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को सौंपा गया है। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस कमेटी को यह भी काम दिया गया है कि जो हम ये करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन,
इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत। तो क्या हमें यह संशोधन करते समय राज्यों से मंजूरी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, यह डिसाइड करने का काम भी दोस्तों इस वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को दिया गया है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं इस वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अंदर में मेंबर कौन है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं इस कमेटी की। इनके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस के लीडर भी हैं जिनका नाम है अहीर रंजन चौधरी, पिछले जो अपोजिशन के लीडर राज्यसभा के मेंबर थे गुलाम नबी आजाद वो भी यहां पर है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन इनके सिंह भी इसके अंदर में है, और फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, और उसके बाद में चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी, इन सब को इस पैनल के अंदर में दोस्तों शामिल किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हमेशा से ऐसा होता रहा है कि इलेक्शन लोकसभा के और राज्यों के अंदर में विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पे होते आए हैं। जी नहीं, जब भारत का संविधान बना, भारत में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उस समय से अगर आप चीजें देखोगे तो उस समय सेम वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। भारत के अंदर में जो पहले कुछ जनरल चुनाव हुए हैं, चाहे वो 1951-52 का रहा हो, 1957 का चुनाव रहा हो, 62 का चुनाव रहा हो, 1967 का चुनाव रहा हो, ये वो चुनाव है दोस्तों जिसमें लोकसभा और भारत के अंदर में विधानसभा, जितनी भी राज्य हैं सबकी विधानसभाओं के चुनाव एक समय पे हुए थे। लेकिन उसके बाद में चीजें जो हैं दोस्तों वो थोड़ी सी बिगड़ गई है ना, उसके बाद मामला थोड़ा सा बिगड़ गया, गड़बड़ा गया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब भी मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता हूं तो इसका मतलब है देश के अंदर में लोकसभा, ठीक है, जो इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं, तो उनके चुनाव ये सेम टाइम पे होने की बात कर रहा है। यानी कि 1951-52 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में भारत की लोकसभा और भारत के अंदर में जितने भी राज्य थे उनकी जो विधानसभा है उनके चुनाव सेम टाइम पे हुए थे। लेकिन उसके बाद में कई सारी प्रॉब्लम आई दोस्तों, जैसे प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिनकी विधानसभा को समय से पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया। कई राज्य ऐसे थे जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाई, पॉलिटिकल टर्मोइल रहा वहां पर, ठीक है, बहुमत की सरकार वहां पे बन नहीं पाई। और स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर रीजनल पार्टी का डोमिनेंस बढ़ा। 1967 से पहले भारत देश के अंदर में एकमात्र जो पार्टी मजबूत थी वो थी कांग्रेस, और चाहे स्टेट में बात करें चाहे सेंटर में कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। लेकिन 1967 के बाद दोस्तों अलग अलग, स्पेशली दक्षिण भारत के अंदर में कई सारी रीजनल पार्टियों का उदय होने लगा। और यही वो वजह थी दोस्तों जिन वजहों की वजह से जो हमारे देश के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे एक साथ लोकसभा और विधानसभा के, वो जो सिस्टम था वो बिगड़ गया। उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, 1968 के अंदर केरला में ऐसा ही हुआ, केरला की स्टेट असेंबली को समय से पहले डिसॉल्व किया गया। उसके बाद 1969 के अंदर में भारत के 5 राज्यों में ऐसा हुआ कि जो वहां की सरकार थी उनको समय से पहले डिसॉल्व होना करना पड़ा। इनमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, ये कुछ प्रमुख राज्य थे। उसके बाद 1970 की अगर हम बात करें तो हमारी लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई टाइम से पहले, प्री मैच्योरली। और उसके बाद 1975 और 77 में आपको पता है इमरजेंसी लगी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई ना, इससे वो जो समीकरण था एक साथ चुनाव का, कि लोकसभा का और विधानसभा का एक साथ चुनाव, दोस्तों वो समीकरण पूरा बिगड़ गया। नहीं तो ऐसा नहीं था कि भारत के अंदर में जो आज हम बात कर रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, वो पहले नहीं था। जी हां, पहले भारत के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे, बट दीज वर द फैक्टर जिनकी वजह से आज हम इस स्थिति पर खड़े हैं। लेकिन आज फिर से यही कहा जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, और सरकार उसकी सारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटीज जो है उनको एक्सप्लोर कर रही है। अब जब सरकार बार बार इस मुद्दे पे इतना जोर दे रही है यार, तो कुछ तो फायदे होंगे इसके। जी हां, डेफिनेटली कुछ फायदे हैं। मैं पहले वो फायदे आपको बताना चाहूंगा कि क्या पोटेंशियल बेनिफिट है जिसकी वजह से हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये होगी कि इससे ना कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं दोस्तों, तो स्टेट के अंदर चुनाव हो, फिर सेंटर के अंदर में चुनाव हो। अब जैसे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, अगर हम बात करें 2024 के अंदर में, आप देखिएगा कितना भारी भरकम इसमें खर्चा होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइजमेंट पे, रैलियों पे कितना भारी मात्रा के अंदर में पैसा इस पे स्पेंड करती है। फिर उसके बाद मान लो किसी अगले 2024 तो लोकसभा में हो गया, अब मान लो 2025 के अंदर में किसी स्टेट में चुनाव होता है और वो स्टेट इंपॉर्टेंट है,
तो वही पॉलिटिकल पार्टी फिर वहां पे अलग से खर्चा करती है। तो ये खर्चा बार बार ना होगा, एक बार ही सारा खर्चा हो जाएगा, तो कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगी अगर देश के अंदर में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक टाइम पे होने लग गए। तो दूसरा, इससे ना यार जो सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं वो भी काफी हद तक एड्रेस होने वाले हैं। आपको देखा होगा दोस्तों, जब भी चुनाव होते हैं तो उस टाइम पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन अगर देश में एक ही बार चुनाव होगा तो एक ही बार सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके काम खत्म। आप देखिए, जब भी चुनाव होता है दोस्तों तो एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा दबाव होता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात कर लो, या अगर हम बात करें तो जहां जहां चुनाव कराए जाते हैं स्पेशली सरकारी स्कूल्स में, तो वहां पे भी जो वहां के टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे उस चुनाव को फ्री और फेयर कंडक्ट कराने का एक बहुत बड़ा दबाव रहता है। तो ये भी एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में ही एक बार चुनाव होंगे, क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश के अंदर में सिक्योरिटी व्यवस्था को टाइट किया जाता है और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त किया जाता है। तो एक ही बार में मतलब दो काम हो रहे हैं, एक तीर से दो शिकार हो जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब जब चुनाव आता है, चुनाव के समय पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है दोस्तों तो उस समय आप कोई बड़े पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप नहीं लेके आ सकते, और ये अपने आप में दोस्तों उस पूरे काम को रोक देता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी फिर गलत है ना। तो अगर भारत देश में आज हम बात करें तो भारत देश में आज लगभग ऐसा है कि हर साल में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो वो जो पूरा डेवलपमेंट वर्क है, जो विकास का कार्य है, वो प्रभावित होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता रहता है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर सेम टाइम पे चुनाव होगा, जो कैंपेन में फाइनेंस जो पैसा लगता है वो भी कम होगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक बार अब 2024 में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रचार तो करेगी ही करेगी, है ना। और ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये स्टेट के इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है। तो सारा जो चुनाव का फाइनेंस है, जो एडवर्टाइजमेंट ये वो सारा खर्चा एक बार में हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को भी बार बार मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, वो एक बार ही चीजों पे ध्यान रखेगा। तो इलेक्शन कमीशन बेटर तरीके से दोस्तों मॉनिटर कर सकता है कि कौन सी पार्टी कितना खर्चा कर रही है, तो उसके सामने क्लियर पिक्चर रहेगी। साथ साथ यार वोटर के ऊपर में भी एक फायदा है। होता क्या है दोस्तों, हर साल में चुनाव, तो वोटर जो है वो भी इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वोटर के अंदर में भी थोड़ी फटीग आ जाती है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जितने भी भारत के अंदर में चुनाव होते हैं, कहीं पर भी 100% वोटिंग आपको देखने को नहीं मिलती। 100% छोड़ दो, 90% देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वोटर भी फटीग में आ जाता है। लेकिन अगर हाँ, देश के अंदर में 5 साल में एक बार चुनाव हो, तो वोटर भी थोड़ा सा उसका जो एंथुजियाज्म है वो ज्यादा रहेगा, और वो भी करेगा। साथ साथ में जब जब चुनाव होंगे, आप सोचो हर साल चुनाव हो रहे हैं, तो हर साल जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है वो रैलियां करेंगे, और इन रैलियों के अंदर में दोस्तों ये अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। कोई कास्ट का मुद्दा उठाएगा, कोई रीजनलिज्म का मुद्दा उठाएगा, ठीक है, कोई एक दूसरे पे कोई ये आरोप लगाएगा, कोई पहले पे ये आरोप लगाएगा। और ये सारी की सारी जो पॉलिसी है, ये जो ब्लेम गेम है, ये जो डिसाइसिव पॉलिसी, डिविजिव पॉलिसी है दोस्तों, इससे जनता के अंदर में भ्रम पैदा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इसके पोटेंशियल बेनिफिट है। इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों अगर एक टाइम पे चुनाव होने लग जाएं। लेकिन जब हम किसी चीज के फायदे की बात करते हैं ना, तो नुकसान भी साथ साथ आते हैं। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो समझिए कि जब ये बात हम कर रहे हैं कि देश के अंदर में एक बार चुनाव होना चाहिए, तो ये बात अभी कर कौन रहा है दोस्तों, ये बेसिकली बीजेपी कर रही है, क्योंकि वो सेंटर में पावर में है, केंद्र में पावर में, और उसका ऐसा लग रहा है कि अगर एक साथ पूरे देश में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको इसमें ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि कोई भी नॉन बीजेपी स्टेट जो है, नॉन बीजेपी पार्टीज रूल स्टेट जो है, वो अभी इस बात को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीज होनी चाहिए। तो अब ये जो सारा डिस्कशन है ये एक तरफा है, केवल बीजेपी ही इस बात को आगे बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारा फेडरल स्पिरिट है ये उसके अगेंस्ट है। हमारी जो फेडरल भावनाएं हैं, संघीय भावना जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कहीं ना कहीं ये उसके क्या है दोस्तों, अगेंस्ट में जाता है। साथ साथ अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा, जब चुनाव होगा, देखो हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, ठीक है। स्टेट में जब चुनाव होता है तो उस स्टेट के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। जब देश में चुनाव होता है तो देश के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है। स्टेट के अलग मुद्दे हो सकते हैं, देश का अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो बात अलग है। ये दुर्भाग्य है भारत का, आज भारत के अंदर में जो चुनाव है वो मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता। भारत के अंदर में चुनाव जो है वो कास्ट, वो जाति, धर्म, इनके आधार पर भारत में आज भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। बहुत बुरी
मतलब बात है ये, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की दोस्तों क्या है, सच्चाई है। आज हमारे देश के अंदर में चुनाव डेवलपमेंट पे नहीं है, इकोनॉमी पे नहीं है, यूथ एम्पावरमेंट पे नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट पे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है। देश के अंदर चुनाव है आज कि किसने किसने कितने मंदिर बनाए, ठीक है, कौन हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है और कौन मुस्लिम को सपोर्ट करता। आज भारत देश के अंदर चुनाव इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये अलग बात है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप राज्य में और केंद्र लेवल पे अलग अलग चुनाव करते हो तो वो बेटर होता है, क्योंकि दोनों के मुद्दे अलग अलग है। लेकिन जब एक साथ एक बार चुनाव होने लगेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली जो सेंटर के मुद्दे हैं, ठीक है, जो भारत देश के मुद्दे हैं वो प्रेसिडेंस पे, वो मतलब उस पे आ जाएंगे, प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, और जो स्टेट के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो दब जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरा, कई लोगों का मानना है कि इससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ज्यादा ईवीएम मशीन लगेगी, ठीक है, तो वोटिंग के अंदर में वोट कराने में थोड़ा सा खर्चा आएगा दोस्तों। रिस्क ऑफ पुशिंग लोकल एंड रीजनल इशू असाइड, मैंने जैसा बताया आपको, लोकल मुद्दे रीजनल मुद्दे साइड हो जाएंगे और नेशनल मुद्दे जो हैं दोस्तों वो प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, क्योंकि देश में चुनाव जो होगा वो फिर नेशनल फ्लेवर के ऊपर होगा, है ना। चुनाव फिर लड़ा जाएगा, देखो पाकिस्तान को ये कर दिया, धूल चटा दी, वो कर दिया, ठीक है, या किसी और मुद्दों के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं रीजनल मुद्दे जो हैं वो साइडलाइन हो जाएंगे। तीसरी बात क्या है, लास्ट बात क्या है दोस्तों, देखो जब जब फ्रीक्वेंट चुनाव होते हैं ना तो एक चेक रहता है, ठीक है, इन पॉलिटिकल पार्टी पे पता रहता है इनको कि अगले साल फिर से चुनाव होगा, उस राज्य में फिर से लोगों से वोट मांगनी है, तो ये लोग अकाउंटेबल रहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल रहती हैं। और वोटर के हाथ में क्या रहता है दोस्तों, वोटर के हाथ में एक पावर रहता है कि ठीक है इस बार इसने यहां पे अच्छा नहीं किया तो दूसरे स्टेट के अंदर में इसको चेंज कर दिया जाए। तो वो एक वोटर के हाथ में पावर भी रहती है और साथ साथ में जिसकी वजह से ये लोग अकाउंटेबल भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं माना गया है कि अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव हुआ ना राज्यों के अंदर में और सेंटर के अंदर में, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का, तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है जो इनको बांधे रखती है कि हर साल आपको जनता के बीच में जाके वोट मांगना तो अच्छे काम करना, कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये फिर 5 साल अपनी मनमर्जी का ये शासन करेंगे, ठीक है। 5 साल लास्ट के 6 महीनों के अंदर में पेट्रोल डीजल वो सब सस्ता हो जाएगा, कुछ सब्सिडीज दे देंगे, कुछ स्कीम ले आएंगे, लेकिन बचे जो 4.5 साल हैं उसमें दबा के मनमानी करेंगे। ऐसा भी कई लोग जो है आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये इसका कुछ नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों सिर्फ बात फायदे और नुकसान की नहीं है दोस्तों, अगर आपको ये चीज करनी है तो देर आर सम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हैं यहाँ पे, क्योंकि भारत देश का एक संविधान है और अगर उस संविधान की व्यवस्था को आप के विपरीत आप जाना चाहते हो, संविधान की व्यवस्था जो है अगर उससे आप नया कुछ करना चाहते हो तो इसके लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा और वो संशोधन जो है वो जरूरी है। अब उसमें क्या क्या लीगल मुद्दे आ सकते हैं, क्या लीगल इशू आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर आप ये साइमल्टेनियस इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम आपको 5 आर्टिकल ऐसे हैं संविधान के अंदर में जिसको आपको अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत में, उसी के तहत में संविधान का संशोधन किया जाता है दोस्तों। अब वो आर्टिकल कौन से हैं दोस्तों, पहला है आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल 83 का क्लॉज नंबर 2 और आर्टिकल 85 का क्लॉज नंबर 2। उसके बाद आर्टिकल 172 का क्लॉज नंबर 1 और आर्टिकल 174 का क्लॉज नंबर 2। अब ये क्या कहता है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। देखो आर्टिकल 83(2) क्या कहता है दोस्तों, पहले इसके बारे में समझते हैं। आर्टिकल 83(2) जो है और आर्टिकल 85(2) जो है ये लोकसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 85(2) ये कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में पावर होती है कि वो लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर प्रोविजन आर्टिकल 174(2) के अंतर्गत गवर्नर के पास में रहता है। आर्टिकल 83(2) और आर्टिकल 172 क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है हमारे देश का, ठीक है, उसके पास में पावर है कि अगर इमरजेंसी लागू है देश के अंदर में तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 172(1) के तहत में गवर्नर के पास में पावर होती है कि यदि देश के अंदर में इमरजेंसी लगी है तो जो विधानसभा का टेन्योर है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, है ना। अब दोस्तों आप सोचो अगर देश के अंदर अभी आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना है तो कई राज्य तो ऐसे हैं जिसमें चुनाव अभी हुआ है, राजस्थान में चुनाव जस्ट अभी हुआ है, ठीक है, तो वहां क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वहां पर उनकी सरकार को या वहां की विधानसभा को टाइम से पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा गवर्नर या राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, जो राष्ट्रपति शासन होता है उसके द्वारा, ठीक है, या गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर में ये काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों
ये काम अगर करना चाहते हो तो पहली बात तो आपको इन कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, आजकल एक चीज हमने और देखी है यार, जब भी आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को या किसी राज्य की विधानसभा को समय से पहले डिसॉल्व करते हैं तो जुडिशरी आजकल बड़ा सक्रिय हो गया है। जुडिशरी उसके अंदर में एक्शन लेता है, जैसा अभी हमने कुछ देखा भी है कुछ राज्यों के अंदर में। स्पेशली अगर मैं बात करूं, नागालैंड, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य है जहां पर स्टेट के अंदर जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया गया था प्रेसिडेंट रूल के द्वारा। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये बेसलेस था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां की विधानसभा को दोबारा रिवाइव भी किया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जुडिशरी जो है इट कैन रिव्यू द डिसीजन टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इंपोज द प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड किया जाता है दोस्तों, उसके ऊपर जुडिशरी काफी एक्टिवली रिव्यू भी करता है। कई सारी जजमेंट भी इसमें, जैसे एस आर बोमई और रामेश्वर प्रसाद, ये दो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है इस केस के संबंध में। तीसरी बात, जब आप साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हो तो आपको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराना है 368 आर्टिकल के तहत में, और ये एक फेडरल प्रोविजन है, ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिससे स्टेट भी प्रभावित होंगे। तो आपको यहां पर राज्य के 2/3 जो कम से कम आपको मेजोरिटी चाहिए, एक तो स्पेशल मेजोरिटी 2/3, ठीक है, पार्लियामेंट में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि कम से कम 50% स्टेट इस बात के लिए एग्री होने चाहिए कि हाँ एक बार में चुनाव करा दो, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। और एक बड़ा मुद्दा यहां पे है कि राज्यसभा के अंदर में अगर हम देखें तो आज किसी भी पार्टी के पास में राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। लोकसभा में है, एनडीए के पास में, बीजेपी के पास में, बट राज्यसभा में किसी के पास में भी नहीं है। तो वहां पे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। एक और बात हम कह रहे हैं दोस्तों, जहां हमने कहा है कि लोकल बॉडी जो चुनाव जो है, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, उनका भी आप एक बार में ही करा दो। विधानसभा, उसके बाद लोकसभा और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी सब एक बार, देश में चुनाव एक बार होके खत्म कराओ। अब दोस्तों, जो स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है, जो 7th शेड्यूल है उसके तहत में इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। और हर स्टेट के ना अपने अलग कानून है, उनका अलग पंचायती राज एक्ट है, उनका अलग म्युनिसिपैलिटी एक्ट है। तो अगर आप एक साथ चुनाव कराना चाहते हो तो फिर आपको वो भी बदलने पड़ेंगे। तो इसके लिए ना बहुत सारे आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे यदि आप सही मायने के अंदर में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराना चाहते हो तो। और ये काम कैसे होगा, इसीलिए दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामनाथ कोविंद जी को अपॉइंट किया गया है, ताकि इस चीज को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश के अंदर में, और इसीलिए हमने इस चीज को कवर किया। अब दोस्तों समझते हैं कि इसके जो आगे का रास्ता है वो क्या होगा, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, क्योंकि ये चीज तो मुझे ठीक लग नहीं रही अभी कि ऐसा हो पाएगा, ठीक है, और फिजिबल भी नहीं है। तो रैदर देन अगर हम ये सोचे कि पूरे देश के सारे राज्यों के अंदर में विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराएं, तो इसके अलावा मुझे लगता है, या इस आर्टिकल के माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने ज्यादा पॉसिबल स्टेट हैं उनको जोड़, सारे ना भी जुड़े लेकिन जितने पॉसिबल है उनको लोकसभा के साथ जोड़ के चुनाव कराएं फिलहाल। और जो हमारी लोकल बॉडीज है उनको थोड़ा सा अभी साइड में रखें। अब क्योंकि ये सेंटर स्टेट रिलेशन का मामला है, तो जो मान लो स्टेट कंसेंट नहीं देता है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर मामला सेंटर स्टेट रिलेशन का है तो फिर वहां पर जुडिशियल रिव्यू भी आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी वहां पे इंटरवीन करेगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारे संविधान के अंदर में चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे लीगल प्रोविजन में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए सबसे बेटर क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसको कंसल्टेटिव अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे बातचीत करनी चाहिए और तब जाके कुछ फैसला यहां पे करना चाहिए। दोस्तों सजेशन इंक्लूड्स अलाइनिंग असेंबली इलेक्शन विद लोकसभा इलेक्शन फॉर स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन नेसेसिएटिंग ब्रॉड कंसल्टेशन अक्रॉस द पार्टी एंड द स्टेट। मैंने बताया कि सरकार को हर पॉलिटिकल पार्टी और हर स्टेट से इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया आपको, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। बाकी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी एडुराठी ऐप के ऊपर आप जुड़ के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। यूपीएससी के लिए अभी हमारा बैच चल रहा है दोस्तों हमारी एडुराठी ऐप के ऊपर में, और इसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। हमारे यहाँ पे अभी ऑप्शनल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और एथिक्स इंटीग्रेटेड इन एप्टीट्यूड, इसके भी बैचेस हैं।
तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप बैच भी इंडिविजुअल बाय कर सकते हो, या आप हमारी दोस्तों 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर की मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हो। मेंबरशिप में और बैचेस में फायदा क्या है, बैच में सिर्फ पर्टिकुलर बैच आपको मिलेगा, लेकिन मेंबरशिप में जितनी भी चीजें हैं वो आप एक साथ उनको एंजॉय कर सकते हो। सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, आपको मेंटरशिप दी जाएगी, आपका आंसर राइटिंग होगा, ठीक है, आपके टेस्ट आपके उसी में इंक्लूड होंगे, और प्री मेंस कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी वहां पर आपकी होगी। दोस्तों इसका हिंदी और इंग्लिश जो फॉर्मेट है जिसमें आपको पढ़ना है, वो मैं अभी इस वीडियो के बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमित राठी ऑफिशियल। हिंदी वाले बच्चों को अलग से कंटेंट मिल जाएगा और इंग्लिश वाले बच्चों को अलग से मिल जाएगा, और वो बिल्कुल ऐसा होगा कि जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो, रीडेबल फॉर्मेट में होगा। तो यहां पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल रहने वाला है। बाकी आपको हमसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है edurati.com, प्लीज़ जाके इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और हमारी ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर पे है एडुराठी, तो उसको जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया, एक अच्छा सा कॉमेंट आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।